सो हेलो एवरीवन। सो आज के इस वन शॉट में अपन कैपेसिटर को कवर करेंगे। तो लास्ट में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर किया था, वैसे ही अपन इसमें कैपेसिटर को वन शॉट में प्रॉपरली कवर करेंगे। देखो, कैपेसिटर एमएसटी सीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैपेसिटर के अपने को एग्जाम में एक या फिर दो क्वेश्चन लिखने मिल जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट टू शिफ्ट। वही जो एक या दो क्वेश्चन जो भी आपकी शिफ्ट में आएंगे वो आप इजीली टैकल कर लोगे अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा। और जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए उनमें मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को भी एक बार खुद से अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, उन्हें समझ लेते हो, तो आप इजीली आपके पेपर में जो भी एक या दो सवाल आएंगे उन्हें इजीली टैकल कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से। तो सबसे पहले देखो, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते थे सो वो उसकी सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होता था। अब देखो, कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज आ गया, सो इससे कुछ एक पोटेंशियल भी जनरेट होगा। चार्ज आया, हमने चार्ज दिया, तो इससे कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी जनरेट होगा। सो वो जो पोटेंशियल रहेगा वो प्रोपोर्शनल टू रहेगा जो हमने चार्ज दिया क्यू। जो भी पोटेंशियल रहेगा वो प्रोपोर्शनल टू रहेगा जो भी हमने चार्ज दिया क्यू। अभी जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो हमने लिख दिया v इज इक्वल्स टू 1/c इंटू क्यू। जो ये 1/c है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि हमने ऐड किया प्रोपोर्शनलिटी को हटा के। ओके, इसको अपन q इज इक्वल्स टू c इंटू वी ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी। सो ये c क्या है? दिस c इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। c इज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। अभी आप लोग सोचेंगे कैपेसिटी क्या है? देखो, जैसे कि वाटर को स्टोर करने के लिए हम वाटर टैंक का यूज करते हैं, वैसे ही चार्ज या फिर एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम एक डिवाइस को यूज करते हैं जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटर, और उसकी एक कैपेसिटी होती है। वैसे यहाँ पे सी कंडक्टर की केस में है कि कितना चार्ज ये कंडक्टर स्टोर कर पाएगा, तो वही है हमारी कैपेसिटी। सपोज हम जब वाटर को वाटर टैंक में स्टोर करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस टैंक में हम 1000 लीटर या फिर 1000 लीटर वाटर स्टोर कर पाएंगे। सो 1000 लीटर्स क्या हुआ? उसकी कैपेसिटी हुई कि वो इतना वाटर स्टोर कर सकता है। वही कंडक्टर के लिए वो सी कैपेसिटी तक चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसका ऐसा मतलब है। तो देखो, सी का जो ऐसा यूनिट है वो है फैरेड। फैरेड फैरेड जो यूनिट है हमें डायमेंशंस का आइडिया देता है। फैरेड हमें डायमेंशंस का आइडिया देता है। देखो, फैरेड अपने आप में एक बड़ा यूनिट है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ अपने आप में कितना बड़ा कंडक्टर है, बट उतने पूरे अर्थ की जो कैपेसिटी निकल के आती है वो 711 माइक्रो फैरेड निकल के आती है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। सो इतने बड़े अर्थ की इतनी सी कम कैपेसिटी है। सो फैरेड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। सो मोस्टली हम माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड या फिर नैनो फैरेड यूज करेंगे कैपेसिटी में। तो आगे देखते हैं। अभी ये हमने कंडक्टर की बात करी। अभी आप बोलोगे कि यार हम तो कैपेसिटर पढ़ना है थे, सो हमने कंडक्टर के बारे में क्यों डिस्कस किया सबसे पहले? सो बोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सो देखो, हमारा जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा कंडक्टिंग प्लेट से ही बनता है। मेटल की कंडक्टिंग प्लेट से ही कैपेसिटर का फॉर्म करते हैं हम। कैपेसिटर तीन टाइप के हैं बेसिकली। एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 90% हम इसी को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड है अपना सर्कुलर कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, सर्कल के फॉर्म में दो कंडक्टिंग प्लेट ऐसे प्लेस्ड होती है। ये डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा हर इसमें। सो ये हो गया सर्कुलर कैपेसिटर। इसे हम 10% के आसपास पढ़ेंगे, मीन्स एक का दो क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी। और तीसरा है अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें कि एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर आपस में ऐसे पैरेलली प्लेस्ड रहे हैं। सो ये हमें नहीं आता है, फिर उसका एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा कि कभी रेयरेस्ट केस में किसी क्वेश्चन बन गया इसके ऊपर, बट इस पे जनरल क्वेश्चन नहीं आता है। सो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सर्कुलर कैपेसिटर पढ़ेंगे। सो देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, मेटल की दो कंडक्टिंग प्लेट ऐसे आपस में पैरेलली प्लेस्ड होती है। मेटल की कंडक्टिंग प्लेट आपस में से पैरेलली प्रेजेंट होती है। इस पे प्लस क्यू चार्ज रहता है और इस पे माइनस क्यू चार्ज रहता है। एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज रहेगा और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज रहेगा। अभी सपोज नेट चार्ज कितना है, हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। सो हम हमेशा मान के चलेंगे कि कैपेसिटर पे क्यू चार्ज है। सपोज किसी स्ट्रिंग का एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज एक स्ट्रिंग है अपने पास, अगर मैंने यहां से 5 न्यूटन का टेंशन फोर्स लगाया और यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में 10 न्यूटन का टेंशन है या फिर 5 न्यूटन का टेंशन है। हम बोलेंगे स्ट्रिंग में 5 न्यूटन का टेंशन है। वैसे ही कैपेसिटर के केस में अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है। ओके, सो ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि अभी ये चार्ज लाए कहाँ से प्लेट के ऊपर, तो उसके लिए हम बैटरी का यूज करते हैं और उसे हम चार्जिंग बोलते हैं कि हम इसके पैरेलल में बैटरी को कनेक्ट करेंगे और बैटरी से इस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो देखो, सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, अगर मैंने इसके अक्रॉस एक V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी कनेक्ट कर दी, देखो ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, सो इससे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्ट है उस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और जो प्लेट निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वहां पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया और जो प्लेट निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। ओके, तो सपोज हमें बताना है कि सी क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी इस कैपेसिटर की। सो हमने लास्ट टाइम कंडक्टर के केस में पढ़ा कि Q इज इक्वल्स टू CV होता है। देखो वहां पे जो Q था वो था चार्ज ऑन द कंडक्टर, V जो था वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल था कंडक्टर का। यहाँ पे जो V रहेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे जो V रहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और Q रहेगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं Q is equals to C into V, where Q is the charge on parallel plates, C is the capacity of the capacitor, V is the voltage difference across the capacitor. ओके, सो देखो ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस इक्का दुक्का मिल जाएंगे और बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें इसका एक्टिवली यूज रहेगा। तो इसे आप एक फॉर्मूला मान के लिख सकते हो, Q is equals to CV, जहाँ पे Q है charge on the plates of the capacitor, C is capacity of the capacitor and V is the voltage difference across the capacitor. So देखो अपने पास एक क्वेश्चन है अभी प्रीवियस ईयर का। A capacitor of unknown capacity is connected across a battery of V volt. The charge stored in it is Q coulomb. When potential across the capacitor is reduced by V1 volts, the charge stored in it becomes Q coulomb. The potential V is, देखो सिंपल Q इज इक्वल्स टू CV अप्लाई करके अपने को आंसर मिल जाएगा। सो देखो सबसे पहले
बैटरी का पोटेंशियल V है और जिस ट्रांसफर Q है, सो Q हो जाएगा C इंटू वी। ओके, फिर हमने क्या किया, V को रिड्यूस कर दिया बाय V1, सो V न्यू क्या हो जाएगा अपना, V माइनस V1, और न्यू चार्ज क्या आ गया, Q1। मीन्स हमने V को क्या किया, V1 से रिड्यूस कर दिया। सो अगर हमने V को V1 से रिड्यूस किया, सो Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। सो अगर हमने V1 में चेंज किया, सो Q1 में भी चेंज आएगा, Q में भी चेंज आएगा, सो वो Q से बन गया Q1। ओके, और C जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू C इंटू V माइनस V1। देखो अपने पास दो इक्वेशन है और अपन इनको सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करके अपना V का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से Q इज इक्वल टू C से क्या आ गया, C इज इक्वल टू हमारे पास आ गया Q बाई V। सो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सो Q1 इज इक्वल टू Q बाई V इंटू V माइनस V1। इसको जब सॉल्व करें तो Q1 इज इक्वल टू Q माइनस Q इंटू V1 बाय V। इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ पे लेके जाते हैं। सो Q इंटू V1 बाय V इज इक्वल टू Q माइनस Q1। सो V हमारे पास आ गया, V इज इक्वल टू Q V1 ओवर Q माइनस Q1। सिंपल दो इक्वेशन बनी अपने पास, दोनों को सॉल्व कर लिया और V का वैल्यू अपने पास आ गया, जो कि है ऑप्शन ए। सो इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्मूले के भी देखने मिल जाते हैं। सो देखो सपोज अपने पास अभी एक है कैपेसिटर, जिसको हमने एक V पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्ट करने के थ्रू इससे इसमें चार्जिंग हुई और इसमें प्लस की माइनस के चार्ज आए हैं। देखो अभी ये दोनों क्या है, मेटल कंडक्टर्स, एंड दोनों एक थीन शीट ऑफ चार्ज है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब भी एक थीन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसमें दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, जो कि होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि देखो चार्ज को हमने शीट पे डिवाइड किया है। यहाँ ऐसा ऐसी ऐसा 3D में समझो, ऐसी शीट है, तो इसकी इस साइड पे भी चार्ज है और इस साइड के पे भी चार्ज है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। तो इसलिए दोनों जगह डिवाइड हो रही है इक्वली। तो हमने इस साइड पे इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट और इस साइड पे भी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज Q, चार्ज गिवन टू प्लेट ओवर एरिया ऑफ प्लेट। इसको आप ऐसे समझो, सपोज किसी एक मेटल प्लेट का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और उस पर मैंने 100 कूलम का चार्ज दे दिया। 10 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है और मैंने उस पर 100 कूलम का चार्ज दे दिया। अब मुझे निकालना है कि यार 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है। सो मैंने सिंपली क्या किया, जितना चार्ज दिया था 100 कूलम डिवाइडेड 10 मीटर स्क्वायर कर दिया। सो उससे मुझे 1 मीटर स्क्वायर में 10 कूलम चार्ज है वो इजीली मिल जाएगा। सो वैसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस और डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए हम इजीली सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अभी अपने पास ये कैपेसिटर प्लेट्स है, लेट अस अज्यूम, बड़े फॉर्म में देखते हैं इनको, ये एक प्लस सिग्मा की प्लेट है और एक माइनस सिग्मा की प्लेट है। सो यहाँ पे अवे फ्रॉम द प्लेट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे और सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। अभी निगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट की, सो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स रहेगी। यहाँ पे
सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दोनों प्लेट्स के बीच में वो बनेगी ई नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट विच विल बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है जो कि इक्वल होती है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ प्लेट ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें पता ही है कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻⁻12 होता है। देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट रहेगा कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन नॉट मीटर स्क्वायर। देखो हमने अभी ये तो देख लिया कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और यहाँ पे जो प्लेट्स के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी जीरो रहेगा एंड यहाँ पे भी जीरो रहेगा। सो क्यों रहेगा? देखो सपोज इस पॉइंट पे कंसिडर करो, पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और निगेटिव प्लेट्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सो ई नेट इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो। वैसे ही हर एक पॉइंट के लिए जीरो रहेगा। सो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, और बाकी आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसमें सिग्मा को याद रखना, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है जो कि टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया। पहली बार टर्म देखते तो डर जाते हैं बहुत लोग कि यार क्या है ये सिग्मा वगैरह, बट इजी सा ये सिग्मा क्या है? क्यू बाय ए। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कवर किया था, एक बार मैंने फिर से आपको बता दिया। देखो अभी अपने पास एक टर्म आएगा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसे कि हम प्लेट्स के बीच में डालते हैं जिससे वो जो चार्ज स्टोर कर सकती है उसमें इंक्रीमेंट आ जाए। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटर जो है उसे स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो डाइलेक्ट्रिक कौन से इंसुलेटर होते हैं? जैसे प्लास्टिक हो गया, अपना ग्लास हो गया और माइका हो गया। इन्हें सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया। डाइलेक्ट्रिक को इतना याद रखो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसे हम दोनों प्लेट्स के बीच में प्लेस करते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो है उसके अंदर करंट फ्लो को अलाउ नहीं करता है। डाइलेक्ट्रिक अपने मीडियम में करंट फ्लो को अलाउ नहीं करता क्योंकि वो इंसुलेटर है। अभी सपोज ये अपने पास प्लस क्यू की एक प्लेट है और एक माइनस क्यू की एक प्लेट है। अभी हमने देखा कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। ओके, सपोज ये प्लेट का जो एरिया है वो ए है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। अभी हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो इस फॉर्मूले से इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। देखो अभी बात समझने वाली है कि ये हम एयर मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? एयर मीडियम के लिए। जब भी हम इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगा। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, बट ये एयर के लिए जनरल में हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या रहता है? के
इंटू एप्सिलॉन नॉट। सभी एयर के लिए जो के का वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। बट जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे इसके बीच में, सो हमें उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास आ गया सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स। अभी दो तीन बातों को भी एक बार लिख के रख सकते हो, अभी आगे चलेंगे। ये सब बातें मैं आपको एक आगे कनेक्ट कराने के लिए बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से आगे वाली चीज को कनेक्ट कर पाओ। देखो अभी कैपेसिटेंस C फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। सपोज कि हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अभी हमने C निकालने का पहले एक तरीका देखा कि Q बाय V कर दो, जो भी उस पर चार्ज है डिवाइडेड बाय वोल्टेज कर दो, उससे अपने को कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर मिल जाती थी। बट सपोज अपने को क्वांटिटीज नहीं दी है, सो कैसे निकाल सकते हैं? सो देखो ये प्लेट है, उसको 2D में ऐसा इमेजिन करो, ये ऐसी एक प्लेट है जिसका एरिया A है। इसी दोनों प्लेट्स को हमने पैरेलली ऐसे प्लेस्ड किया हुआ है, पैरेलली प्लेस्ड किया हुआ है। सो इसका कैपेसिटी C निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास, जो कि है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 8.86 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एरिया क्या रहेगा? A इज एरिया ऑफ दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, दोनों का एरिया सेम रहेगा। सो A क्या है? एरिया ऑफ दिस प्लेट्स, एंड D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। इसको मैं एक बार लिख भी दूंगा। इस पे न्यूमरस क्वेश्चंस बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारा 8.86 इंटू 10 की पावर -12 विच इज अ कांस्टेंट। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द प्लेट्स। डी हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अभी ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब एयर मीडियम हो। सपोज कि मैंने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस कर दिया। के एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उस केस में हमारी कैपेसिटी हो जाएगी C इज इक्वल्स टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। मतलब हमारी जो कैपेसिटी है वो K टाइम्स बढ़ जाएगी अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो। अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पे एक दो क्वेश्चन आया है कि ये क्या करता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये हो गई एक बात। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि प्लास्टिक या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल है, सो उससे ओवरऑल कैपेसिटर प्लेट्स को फॉर्म रहने में भी हेल्प मिलता है। सो ये भी इसका एक यूज है। इसके यूज पे भी कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। सो ये हो गई एक चीज। सपोज कि अभी ये हमारा कैपेसिटर है C, प्लस Q माइनस Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी लास्ट केस में हमने क्या किया था? डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली इमर्स कर दिया था, मतलब डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने पूरे एरिया को और पूरे वॉल्यूम को कवर ना करते हुए एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बीच में प्लेस कर दिया। तो इससे क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं अपन। अब देखो इस पार्ट में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, सिर्फ जो नॉर्मल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इनॉट था वही फ्लो करेगा। देखो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या हो जाएगा
इस प्लेट पे है प्लस क्यू चार्ज। सो इंडक्शन के प्रिंसिपल से डाइलेक्ट्रिक के इस साइड पे एक माइनस क्यू इंड्यूस्ड, एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, जो कि इसके बराबर नहीं रहेगा, कुछ अलग एक Q1 चार्ज इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज इंड्यूस्ड होगा इस साइड पे। इसको थोड़े बड़े फॉर्मेट में देखते हैं। सपोज कि ये प्लस क्यू था इस प्लेट पे, यहाँ पे माइनस क्यू था, तो यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, और यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। इस चार्ज के इंड्यूस होने से क्या होगा कि पहले हमारा जब प्लेट्स के बीच में का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था वो कुछ कुछ ऐसे था, अभी जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पर तो अभी भी ई नॉट ही रहेगा, बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड चार्ज, एक Q1 चार्ज के इंड्यूस्ड होने से यहाँ पे एक ई नॉट था, सो अभी इसका भी एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि इसको अपोज करेगा E1। सो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा डाइलेक्ट्रिक में, जिसे हम ई डाइलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, जो कि रहेगा ई नॉट माइनस E1, जो कि ई नॉट बाय के बराबर रहेगा, जिसका सीधा सा मतलब इतना है कि जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, और ये जो क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था उससे हम लिखते हैं कि सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा, जिसे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 1 माइनस 1 बाय के, और Q इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू Q ओवर 1 माइनस 1 बाय के। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q क्या है? Q इंड्यूस्ड। तो Q इंड्यूस्ड कितना रहेगा? जो ओरिजिनल चार्ज पहले था Q इंटू 1 माइनस 1 बाय के, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर। सपोज कि अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का 2 है, सो Q क्या रह जाएगा? 1 माइनस 1 बाय 2, जो कि Q बाय 2। तो ये जो Q1 रहेगा वो Q बाय 2 रहेगा, मीन्स यहाँ पे एक माइनस Q बाय 2 का चार्ज इंड्यूस्ड होगा और यहाँ पे प्लस Q बाय 2 का चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो कोई 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला जो कि, यानी ये तीनों, इनका हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज लेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमने निकाला कि ED, जो कि E बिटवीन डाइलेक्ट्रिक रहेगा वो E नॉट बाय के रहेगा। सो इसको हम उस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं जब हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन रहता, एप्सिलॉन क्या रहता अपना? K इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो ये और ये अपने आप में सेम चीजें हो गई, क्योंकि E नॉट को हम लिख सकते हैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ओवर के। सो जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना K टाइम्स डिक्रीज होगा। देखो अभी मैंने आपके सामने 4 केसेस लिखे हैं, इनको एक बार अच्छे से देखो और समझो।
फर्स्ट केस में हमने क्या किया, हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस सी का एरिया ऑफ प्लेट्स ए, डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्लेट्स इज डी। हमने क्या किया, इसमें एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सो इसका जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगा और वो रहेगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट विच इज कांस्टेंट, A which is area of plates, D which is distance between these two plates, T will be the length or the length of this dielectric, T by K will be thickness and the dielectric constant। ये जो है हम easily प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाया था। सो अगर हम उसमें V इज इक्वल्स टू ई डी कर देंगे, V रहेगा इसका बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस, E रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और D, अगर उसका इक्वेशन लिखेंगे तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। पर उसकी हमें ज़रा भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दूसरा है, सपोज अभी मैंने कैपेसिटर है मेरे पास, कैपेसिटेंस C, एरिया ऑफ प्लेट्स A, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स इज D। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिए, पहला थिकनेस ऑफ T1, दूसरा थिकनेस ऑफ T2, पहले वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरे वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अभी इसमें जो हमारा न्यू कैपेसिटेंस मिलेगा इस अरेंजमेंट का, वो रहेगा एप्सिलॉन नॉट विच इज कांस्टेंट, A is the area of this plate, D is our distance between the capacitive plates, T1 is the length of first dielectric, T2 is the length of second dielectric, K1 and K2 are the dielectric constant of the respective dielectrics। ये हो गया हमारा दूसरा केस। तीसरे केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी तक कुछ कुछ जगह थी जहाँ पे एयर मीडियम था, मीन्स जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अब मैंने क्या कर दिया, पूरे कैपेसिटिव प्लेट्स के बीच में 3 डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए। अभी इनके बीच में एयर मीडियम नहीं है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक सी है। पहला वाला है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरा वाला है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एंड तीसरा वाला है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। अभी इसका जो C रहेगा while on introducing the dielectrics, वो रहेगा epsilon naught which is constant, A is the area of this plate, T1 which is thickness of first dielectric, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे T1 which is thickness of this dielectric, T2 which is thickness of this second dielectric and T3 which is thickness of this third dielectric divided by their respective dielectric constant which is K1, K2 and K3। ये हमारे पास तीसरा केस आ गया। चौथा केस जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जब हमने कैपेसिटेंस के अक्रॉस पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का इंट्रोड्यूस कर दिया। सो इसका सी नेट हो जाएगा K इंटू सी। ये 4 केस हमने देखे। अभी इसमें भी हम डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चन देखेंगे। ये सीईटी का एक फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो आप। इसमें मल्टीपल वेरिएशन करके क्वेश्चन आते हैं। सो क्वेश्चन के फॉर्म में ही क्लियर होगा। ये बस एक फॉर्मूला देने के लिए मैंने आपको लिखा दिया। कुछ कुछ केस तो हम बिना फॉर्मूले के भी टैकल करेंगे, बट फॉर्मूला याद रहेगा तो हमारे लिए इजी रहेगा। सो आप एक बार नोट डाउन कर लो फॉर्मूले को। इसके बाद मैं आपको सीरीज पैरेलल करवा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अब तक अगर आपको ऐसा लगा कि यार ये टॉपिक हमें नहीं जम रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, सो बिल्कुल घबराओ मत। क्वेश्चन सॉल्व करने पे अपने को हर एक चीज प्रॉपरली क्लियर होगी। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती भी होगी, सो आप 1 से 2 बार आपका स्टेट बोर्ड का बुक रीड करो, थोड़ा थ्योरी को अच्छे से रीड करो, उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी इस टॉपिक की। देखो हमारे पास एक और केस है, जिस केस में हम एक कंडक्टिंग स्लैब को अगर हमने सपोज इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले जितने भी केसेस हमने पढ़े उसमें हमने एक
डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया था, हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया था, अब हमने कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया सपोज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब मैंने लास्ट में आपको लिखा है लास्ट स्लाइड में कि जो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है और जो एयर का होता है वो 1 होता है। सो जो नेट आ जाएगा हमारा इसका कैपेसिटी वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड टी इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग स्लैब। अभी इसको हम पिछले वाले से भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा था जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अभी कंडक्टर का क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता। सो अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फिनिटी, सो कुछ भी चीज़ अगर इन्फिनिटी जीरो रहेगा तो ये पूरा क्वांटिटी इतना जीरो बन जाएगा और नेट हमारे पास c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी आ जाएगा। एक का दुक्का केसेस में ये भी यूज हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा दिया, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। सो अभी अपन पढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हमने पढ़ रखा है। कैपेसिटर में कुछ कुछ चीजें सिमिलर है और कुछ कुछ चीजें अपोजिट है उससे, देखते हैं हम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाएगा, इजी है, इतना टफ नहीं है। देखो सीरीज में हमें दो थंब रूल याद रखने हैं जिससे अपना काम बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट है, इन सीरीज द चार्ज क्यू नेट इज इक्वल टू द रिस्पेक्टिव चार्ज क्यू ऑन ईच कैपेसिटर। इसको अपन सिंपली ऐसे समझ सकते हैं जैसे सीरीज में जो करंट रहती है आई वो सेम रहती है, वैसे ही कैपेसिटर में कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस में जो क्यू रहता है वो सेम रहता है। मीन जो ओवरऑल क्यू नेट रहेगा वही इन दोनों पे रहेगा। सो इसमें क्यू सेम होता है। दूसरा है, एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी। देखो ये इनवर्स रेशियो अंडरलाइन करने वाली चीज है। सीरीज में रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता था और यहाँ पे वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी में जाएगा। सो ये एक चीज डिफरेंट है दोनों में। अभी फाइंड आउट करते हैं सीनेट कैसा आएगा। सो देखो जो V है वो टोटल वोल्टेज इन द सर्किट है। अभी यहाँ पे कुछ एक V1 आएगा एंड यहाँ पे कुछ एक V2 आएगा। सो जो V1 और V2 है ये V के बराबर रहेंगे। सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अभी Q इज इक्वल्स टू CV से V कैन बी रिटन एज Q ओवर C। सो ये V नेट है, मीन्स ये टोटल सर्किट का वोल्टेज है। सो इसे हम लिख देंगे Q नेट ओवर C नेट इज इक्वल्स टू Q1 ओवर C1 प्लस Q2 ओवर C2। हमने फर्स्ट सम रूल में पढ़ा कि जो Q नेट रहेगा Q1 Q2 वो सब इक्वल्स टू Q रहेंगे। सो पुट कर दिया Q C नेट इज इक्वल्स टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2। इससे हमें मिल गया जो कि हमारी मेन C नेट की कंडीशन है कि 1 ओवर C नेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। अभी हमने दो कैपेसिटेंस कंसीडर करे थे, इसलिए 1 ओवर C नेट 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 के बराबर आया। सपोज कि सर्किट में 3 कैपेसिटर रहते या फिर 4 कैपेसिटर रहते सो ये चलते आता 1 ओवर प्लस 1 ओवर C3 प्लस 1 ओवर C4 ऐसा चलते आता। सो ये है हमारा C नेट इन सीरीज सर्किट। अभी ऐसा ही कुछ हमारा रेजिस्टेंस के केस पैरेलल में आता था। पैरेलल में क्या रहता था 1 ओवर R नेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1
+1/R2 के बराबर आता था। तो वो जो पैरेलल में आता था रेजिस्टेंस के केस में, वो कैपेसिटर के लिए सीरीज केस है। सो बस कभी कभी यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट थोड़ा ध्यान रखो इस चीज को, बाकी इजी सा ही है। अभी इसको लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, सी नेट इज इक्वल्स टू C1 C2/C1 + C2। सिंपल एलसीएम लिया है और कुछ नहीं। अभी तो क्वेश्चंस में कभी कभी हमें V1 और V2 निकालने के लिए भी बोलता है, प्लस V1 और V2 के बीच का रेशियो भी पूछता है। सो उसके लिए हमें सेकेंड वाली लाइन काम में आएगी कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी। मतलब कि जो V1 रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उसकी कैपेसिटी C1 के, और जो V2 रहेगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा उसकी कैपेसिटी C2 के। सो इससे अपन V1 को K/C1 लिख सकते हैं, V2 को K/C2 लिख सकते हैं, और V1/V2 को C2/C1 ऐसा लिख सकते हैं। सो रेशियो डिवीजन मेथड से V1 एंड V2 क्या है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2। C1 एंड C2 आर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस C1 एंड C2, और V1 + V2 V के बराबर भी है। So by ratio division method we can write V1 will be equals to C2/C1 plus C2 into V, and V2 will be equals to C1/C1 plus C2 into V। So ये कुछ कुछ क्वेश्चंस में पूछता भी है और उनका इनके बीच का रेशियो भी पूछ सकता है। सो इतना चीज हमें ध्यान रखना है सीरीज सर्किट के लिए, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में प्रैक्टिस करते हैं। सो अभी अपन देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो थंब रूल सबसे पहले, इन पैरेलल द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लाइक V was सेम इन पैरेलल सर्किट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो फर्स्ट में जैसे हम रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में देखते थे कि पैरेलल में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता था, वैसे ही यहाँ पर जब दो कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। देखो सर्किट में V है तो V इसके अक्रॉस भी V और इसके अक्रॉस भी V, तो दोनों के अक्रॉस VV रहेगा। मीन्स पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी सेम। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंड चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट्स इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी। जो चार्ज Q है वो डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो रेजिस्टेंस के केस में क्या था, जो करंट आया था अपने पास वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता था पैरेलल में, बट यहाँ पर जो Q है वो डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो कैसे, सपोज इस पूरे सर्किट का एक चार्ज है अपने पास जो कि है Q नेट। सपोज है अपने पास Q नेट जो कि फ्लो कर रहा है, जो कि सर्किट में है। अभी ये Q नेट जो है इससे यहाँ पे कुछ Q1 आएगा, यहाँ पे कुछ Q2 जाएगा। सपोज यहाँ पे Q1 गया, यहाँ पे एक Q2 गया, सो हम लिख लेंगे Q नेट इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। यहाँ पे Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया, बाय विथ हेल्प ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ वी कैन राइट Q नेट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। इतना अपन ने लिख लिया। अभी Q इज इक्वल्स टू CV से Q नेट को हम लिख सकते हैं C नेट इंटू V नेट इज इक्वल्स टू Q1 को हम लिख सकते हैं C1 इंटू V1 प्लस Q2 को हम लिख सकते हैं C2 इंटू V2। अभी हमको पता है कि जो V नेट है, जो V वो इक्वल्स टू V1 एंड V2 है, तीनों के तीनों क्या है, इक्वल्स टू V ही है। सो हमने लिख दिया C नेट इंटू V इज इक्वल्स टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। सो यहाँ से हमको मिल गया C नेट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। जो नेट कैपेसिटी होगा
पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो होगा इन दोनों की कैपेसिटी का एडिशन, सी नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। वही रेजिस्टेंस में उल्टा रहता था, वहाँ पे 1/R1 प्लस R2 रहता था। मैं रेजिस्टेंस का आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट आप एक कंपेयर कर पाओ, प्लस आप खुद कंफ्यूज ना हो, आपको जो डिफरेंस है वो एकदम याद रहेगी, हाँ यार उसमें ऐसा डिफरेंस है और यहाँ पे ऐसा डिफरेंस है, इसलिए मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूँ। वी सी नेट हमको मिल गया C1 प्लस C2 के बराबर। अभी हम जो चार्ज है वो डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी में डिवाइड होगा। सो Q1 जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 रहेगा, एंड Q2 जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 रहेगा। सो Q1 ओवर Q2 को हम C1 ओवर C2 के बराबर लिख सकते हैं। Q1 को हम C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू Q नेट, एंड Q2 को C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू Q नेट, ऐसा लिख सकते हैं। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जो भी एक थ्योरेटिकल पार्ट बोल सकते हो आप। अभी अपन सीरीज पे, पैरेलल पे, प्लस जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले कंसेप्ट पढ़े थे उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत बार न्यूमेरिकल्स इनमें साथ साथ में आते हैं, मीन्स दोनों टॉपिक को थोड़ा मिक्स करके आते हैं, इसलिए मैंने दोनों को पढ़ा दिया और साथ में उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। देखो इसमें आपको मे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता पैरेलल और सीरीज में। सपोज दो कैपेसिटर सीरीज में दिए है, सो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि हमने रेजिस्टेंस वाली चीज सोच ली। सो 2-3 बार अच्छे से देखोगे, रिकॉल करने का ट्राई करोगे, सो गलती नहीं होगी। सो देखो क्वेश्चन है अपने पास, द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर +20 एंड -20 वोल्ट्स, द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज 40 कूलम्स, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। देखो यहाँ पे से अपने को एक पोटेंशियल डिफरेंस में भी अच्छी क्लियरिटी आएगी। देखो एक कैपेसिटर है अपने पास, इस पे Q इज इक्वल्स टू 40 कूलम मेंटेन किया है, इस प्लेट पे +20 वोल्ट है और इस पे -20 वोल्ट है। अपने पास एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू CV, जिसे C हम निकाल सकते हैं Q बाय V। Q है हमारे पास 40, देखो V, बहुत लोग V को 20 लेंगे, 0 लेंगे या 40 लेंगे। देखो V क्या है हमारे पास, V इज नॉट द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो V आएगा 20 माइनस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकेंड प्लेट विच इज 20। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया 40। सो Q ओवर V विल बी 1 इज इक्वल्स टू C। सो हमारे पास ऑप्शन B 1 फैरेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये भी PYQ ही है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में अपने को, इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज। अपने को 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो 20 वोल्ट्स का बैटरी, एक 4 वोल्ट्स का बैटरी है, एक 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, एक 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। बैटरीज की जो पोलैरिटी है वो लाइक है, मीन्स दोनों का पॉजिटिव निगेटिव एक जगह पे है। सो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं 16 वोल्ट्स, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव समझ लो KVL से +20 और -4 होगा। सो 16 वोल्ट लिख सकते हैं बैटरी का V नेट, और जो कैपेसिटी अपने पास 3 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। ऐसा अपने पास सर्किट आ गया, 16 वोल्ट्स का बैटरी है एंड 3 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड सीरीज में। अब देखो अपन C नेट निकाल लेंगे एक बार के लिए, या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में बताया था कि सीरीज में जो पोटेंशियल है वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी में जाता,
सीरीज में जो पोटेंशियल है वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी में जाता। सो अगर उससे भी निकाल सकते हैं। देखो C1 है अपने पास 3 माइक्रोफैरड, C2 है अपने पास 5 माइक्रोफैरड, इसके अक्रॉस कुछ V1 रहेगा, इसके अक्रॉस कुछ V2 रहेगा। सो मैंने आपको बताया था लास्ट में V1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C1, V2 विल बी inversely proportional to C2. So V1 over V2 can be written as C2 over C1. So by this we can write V1 is equals to C2 over C1 plus C2 into V net. So अपने को 3 के अक्रॉस से निकालना है। So V1 निकालते हैं अपन, C2 क्या है अपना 5, C1 है 3 प्लस 5 इंटू V net है अपना 16। सो इससे अपने पास आ जाएगा 5 ओवर 8 इंटू 16, 8 1 जा 8 2 जा 16 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स। सो इसके अक्रॉस अपने पास आ गया 10 वोल्ट्स, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल है। इसको अपन ने 16 लिख दिया नेट, एक 3 माइक्रोफेरेड का एक 5 माइक्रोफेरेड का। अपने को पता है सीरीज में जो वोल्टेज है वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी में डिवाइड होता। अपन ने इक्वेशन लिख लिया, रेशियो डिवीजन मेथड से V1 फाइंड कर लिया, जो कि अपना 10 वोल्ट्स आ गया। इक्वेशन इज 3 capacitors each of capacity C and breakdown voltage V are connected in series. The capacitance and breakdown voltage of the series combination will be respectively. So देखो अपने पास 3 कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटी C और हर एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज V है। हमने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और हमसे पूछ रहा है कि इनका नेट कैपेसिटी कितना होगा और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा V नेट ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच अ कैपेसिटर कैन हैंडल, या फिर एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जितना एक कैपेसिटर झेल सकता, उससे आगे वो कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा, उसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखो 3 कैपेसिटर है अपने पास, ऐसे हर एक का कैपेसिटी V है और ब्रेकडाउन वोल्टेज हर एक का V है, CVB, C, VB। हमने क्या किया, इन तीनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, C समझ लो ये है V टोटल। सो देखो इतना तो क्लियर है कि सीरीज में कनेक्टेड है। सो कैपेसिटी के C नेट का फॉर्मूला अपने पास है देखो, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल है, तीनों कैपेसिटी आइडेंटिकल है। सो C नेट हमारे पास आ जाएगा C/3। सपोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर रहते तो C/2, 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर रहते तो C/4। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं बट बहुत लेंदी हो जाएगा और कुछ, मतलब ये ट्रिकी है, इसे याद ही रखना। रेजिस्टेंस वाले में मैंने आपको बताया होगा कि जब आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो C नेट है वो C/3 हो जाएगा। ओके, तो C नेट तो अपने पास आ गया, जिसे बहुत शौक है वो करके भी दे सकता है। 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इससे भी आ गया अपने पास 1/C नेट इज इक्वल्स टू 3/C, C नेट इज इक्वल्स टू C/3। सो याद रखेंगे इसको एज अ फॉर्मूला और ट्रिक के तरह। सो देखो C नेट तो अपने पास आ गया, अभी V टोटल कितना होगा? देखो अपने को बोला है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज हर कैपेसिटर का C है। अभी ये तीनों सीरीज में है और इक्वल है, सो इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच विल बी V टोटल ओवर 3। हर एक के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V/3 इसके अक्रॉस, V/3 इसके अक्रॉस, V/3 इसके अक्रॉस।
तो हमने समझ लो इसको मान लिया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, जो टोटल रहेगा ओवर 3। अभी हमको पता है कि मैक्सिमम जो ये झेल सकता है वो V झेल सकता है। सपोज ये जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम V झेल सकता है क्योंकि उसकी ब्रेकडाउन लिमिट V है। सो हमने लिमिटिंग केस कंसिडर कर लिया एंड यहाँ पे V इज इक्वल्स टू V टोटल ओवर 3 कर दिया। इससे हमारे पास V टोटल इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट्स आ गया। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सी नेट इज C/3 एंड V total is equals to 3V breakdown voltage. चलो let's see next question. 5 capacitors, each of capacity C, are connected as shown in the figure. The resultant capacity between A and B is 14 microfarad. The capacity of each capacitor is. देखो अपने को एक ऐसी कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट दे रखी है जिसमें जो 3 कैपेसिटर है वो आपस में पैरेलल में है और उन दोनों के अक्रॉस 2 सीरीज में है। सो इनकी अपने को नेट कैपेसिटी निकालनी है और जो कि 14 दे रखी है अपने को। इनकी जो नेट कैपेसिटी अपने को 14 दे रखी है और अपने को ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे? देखो ये तीनों को पैरेलल में देख के हमें रेजिस्टेंस की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम फटाक से बोल देंगे C/3 प्लस C इन C ऑल 3 इन सीरीज, सो 2C प्लस C/3 कर देंगे। बट ऐसा नहीं, ध्यान से देखो ये रेजिस्टर नहीं कैपेसिटर का केस है। पैरेलल में जो भी है वो आपस में ऐड हो गए। पैरेलल में C नेट क्या है हमारा, C1 प्लस C2 था। सो ये तीनों आ जाएंगे 3C, C प्लस C प्लस C 3C। सो ऐसा 3C C ये, और देखो C और C क्या हो जाएंगे, C एंड C हो जाएंगे C/2, C और C हो जाएगा C/2। C/2 एंड 3C। C/2 क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है एंड कैपेसिटर का जो सीरीज में फॉर्मूला है हमारे पास C1 C2 और C1 प्लस C2 एंड ये दोनों सेम है तो हमने इसको डायरेक्ट C/2 लिख दिया। अभी इनका नेट क्या होगा, देखो ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। पैरेलल में कैपेसिटी को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। सो इसको हम C नेट हमारा आ जाएगा 3C प्लस C/2, 3C प्लस C/2 which will be 3.5C is equals to C net। C net क्या दे रखा है हमें, 14 दे रखा है। सो 14 माइक्रोफैरड is equals to 3.5 into C। सो C हमारा आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3.5 माइक्रोफैरड, 14 माइक्रोफैरड। सो C हमारा आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। जो कि ऑप्शन सी, ये भी CET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन डुएबल है बट सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है कैपेसिटेंस में और रेजिस्टेंस में। इन तीनों को सॉल्व किया, इनका आया 3C, इन दोनों को सॉल्व किया C/2, ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, ऐड कर दिया 3C प्लस C/2 3.5C आ गया। 14 दे रखा था, इक्वल्स टू 14 पुट कर दिया और C हमारे पास आ गया 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विच इज मेंशन्ड एज A इन द फॉलोइंग सर्किट इज। अपने को इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
अपने को एक ये दे रखा है और दो कैपेसिटर पैरेलली दे रखे हैं। देखो ये दोनों पैरेलल में तो इनका सी नेट क्या आएगा 4 + 2 विच इज 6। सो 6 माइक्रोफैरड, this is 4 माइक्रोफैरड and this is 9 volts। देखो सीरीज में अपने को पता है जो वोल्टेज है वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इसके अक्रॉस जो V1 रहेगा वो आएगा V1 इज इक्वल्स टू C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V कैसे आया, V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C1 रहेगा, V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C2 रहेगा। सो V1 ओवर V2 क्या रहेगा C2 ओवर C1, फिर रेशियो डिवीजन मेथड से अपने पास ये आएगा। सो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, C2 है अपने पास 6, C1 है 4, C2 है 6 इंटू 9 वोल्ट्स। सो 6 ओवर 10 इंटू 9, 9 6 है 54 ओवर 10 इक्वल्स टू 5.4 वोल्ट्स। सो 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस 5.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। So let's move on to the next question. 7 capacitors, each of capacitance 2 microfarad, are connected in configuration. Obtain the effective capacitance. To obtain the effective capacitance 10:11 microfarad, the configuration is। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन एक फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के केसेस में भी देखे थे, वैसे अब ये कैपेसिटेंस के केस में दिए रखे हैं। इसको फाइंड आउट करने का सिंपल वे है कि ऑप्शंस से खेलते जाओ, ऑप्शंस को ट्राई मारते जाओ, क्योंकि नेट बनाना टफ हो जाएगा इतना और ज़्यादा लोड आएगा उससे। सो एक एक ऑप्शन देखते गए करते गए। चलो अपने फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। 5 किस में पैरेलल में, सो 5C आ जाएगा। ये दोनों सीरीज में तो C/2 आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में सीरीज में आ जाएंगे, सीरीज में। सो 5C इंटू C/2 इंटू 5C प्लस C/2, ये आ गया 5C²/2 11C/2 11C/2। सो 5C 2 से 2 कट गया, 5/11 से आ गया। C कितना है 2 माइक्रोफैरड। सो 5 ओवर 11 इंटू 2 माइक्रोफैरड विल गिव अस 10 ओवर 11 माइक्रोफैरड एज अवर आंसर। सो ये आंसर सही आ जाएगा। देखो लग अच्छा था इस वाले क्वेश्चन में कि अपने को ए ऑप्शन पे मिल गया, सपोज कि डी में भी मिल सकता था। सो लग खराब बोल सकते हो उस कंडीशन को। बाकी इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड ऐसा ही है कि ऑप्शन से ही ट्राई करो। सिंपल, 5 पैरेलल में थे, कैपेसिटर में पैरेलल को अपन डायरेक्ट ऐड करते हैं। सो 5C आ गया। हमने क्या किया, एक को C कंसिडर कर लिया, हमने 2 नहीं लिया पहले से क्योंकि वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हमने सिर्फ मान लिया कि हाँ यार इक्वल तो है ही, सो C है सपोज। सो 5C हो गया, ये C/2 हो गया। अब ये दोनों सीरीज में, सीरीज का C नेट अपने को पता है C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, तो सॉल्व कर लिया, आंसर अपने पास 10/11 आ गया। 5/11 आया, फिर C का वैल्यू पुट किया अपन ने, सो 10/11 अपने पास आ गया। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। So let's move on to next question. Next question is 2 capacitors of 100 microfarad and 50 microfarad are connected in parallel. If the potential difference across 100 microfarad is 20 volts and across 50 microfarad is 40 volts, then the common potential of the parallel combination will be। देखो अपने पास 2 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर इज
ऑफ 100 माइक्रोफैरेड, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 वोल्ट्स का, और दूसरा है अपने पास 50 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40 वोल्ट्स का है। हमने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। हंड्रेड माइक्रोफैरेड, 50 माइक्रोफैरेड, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, देखो अभी इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया अपन ने, सो अभी इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए क्योंकि पैरेलल में है, बट यहाँ पे इनिशियली अलग अलग था। सो अभी इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जिससे इसका इनका पोटेंशियल जो है वो एक इक्वल हो जाएगा, जिसे हम वी कॉमन बोलेंगे, जिसे हम वी कॉमन बोलेंगे। सिंपल है, अपने पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू सी वी का, उसको अप्लाई कर देंगे। Q टोटल इज इक्वल्स टू सी नेट इंटू वी नेट। सो वी नेट अपने पास आ जाएगा Q टोटल ओवर सी नेट इज इक्वल्स टू वी नेट। सो Q टोटल कितना आएगा, 100 माइक्रोफैरेड, Q टोटल कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 ओवर सी नेट इज इक्वल्स टू वी। देखो Q1 कितना आएगा, 100 इंटू 20, Q1 क्या होगा, सी वी, सी है 100 माइक्रोफैरेड, वी है 20 वोल्ट्स, सो आ जाएगा ये 2000 माइक्रोकूलम प्लस Q2 आ जाएगा, Q2 भी 2000 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 50 इंटू 40 ओवर सी नेट कितना है, पैरेलल में 100 प्लस 50, सो ये भी 150 आ जाएगा अपने पास माइक्रोफैरेड, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, सो वी आ गया अपने पास 4000 ओवर 150, 5 is 40, 5 3 is 15 coulomb over farad, which is volt, so 80 by 3 volt, which is option D. So question है अपने पास, a parallel plate air capacitor has capacitance Cp, it is equally filled with parallel layers of materials of dielectric constants K1 and K2. Now the capacity becomes Ck, the ratio of Cp to Ck is, so Cp सिंपली कैपेसिटी है जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं किया है, सो वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अभी Ck क्या है, सपोज ये कैपेसिटर है, उसने क्या किया, इसमें दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिए इक्वल लेंथ के, सो यहाँ पे ये d/2, ये d/2, K1 K2। सो इसका मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूला करवाया था, क्या था वो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2 प्लस T3 ओवर K3, ऐसा फॉर्मूला था व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला था। सो बस वही फॉर्मूले को अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सो सी के आ जाएगा अपना, सी के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2, as they are equally filled, so T1 is equals to T2 is equals to D/2, so we will put that values here, epsilon naught A
डी बाई टू के वन प्लस डी बाई टू के टू। डी टी वन की जगह डी बाई टू रखा, टी टू की जगह डी बाई टू रखा, डी डी टू नीचे आके टू के वन टू के टू बन गया। अभी डी को टू को कॉमन निकाल लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई टू वन ओवर के वन प्लस वन ओवर के टू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, इस टू को ऊपर ले जाएंगे, टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी के वन प्लस के टू ओवर के वन के टू, ऐसा आ जाएगा। सही। सो ये आ गया अपना सी के। अपने को सी पी इस टू सी के पूछा है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी के वन प्लस के टू इंटू के वन के टू, ऐसा लिख सकते थे इसको। एप्सिलॉन नॉट ए अपने को पता है कि सी पी है, सो सी के इज इक्वल्स टू टू इंटू सी पी के वन के टू ओवर के वन प्लस के टू। अपने को सी पी इज टू सी के चाहिए, सो इसको यहाँ पे ले जाएंगे, के वन प्लस के टू, इसको यहाँ ले गए, इंटू के वन के टू को नीचे लेके आ गए, टू के वन के टू इज इक्वल टू सी पी ओवर सी के आ गया अपने पास। ऑप्शन आ गया सी। So the next question is the equivalent capacitance between points A and B। यहाँ पे अपने को एक कैपेसिटर दे रखा है जिसमें कि तीन डाइलेक्ट्रिक फिल करे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 का, एक 3 का और एक 6 का, और इनके बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए जो है वो एरिया का प्लेट है, यहाँ पे ए बाई टू में 4 का भर रखा है और बचे हुए ए बाई टू में दो डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखे हैं। डी जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, ये वाले जो दो डाइलेक्ट्रिक है वो डी बाई टू लेंथ के। जो एप्सिलॉन नॉट है अपने पास वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। सो इसमें इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो जो हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे वैसा ही करना है, बट डिफरेंस क्या, यहाँ पे ए बाई टू के लिए फिल किए। सो हम इन्हें सेपरेट केसेस की तरह ट्रीट करेंगे। पहला इतने ए बाई टू के लिए सॉल्व करेंगे, फिर इतने ए बाई टू के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम के वन इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करेंगे। सो देखो इतने पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ इतने को कंसिडर करो। जब हमारे पास किसी भी कैपेसिटर में पूरे एरिया में डाइलेक्ट्रिक फिल होता था, सो हम क्या करते थे कि उसका जो कैपेसिटेंस था वो के से हो जाता था। सो इसको इस सॉल्व करेंगे। हमारे पास सी का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये फॉर्मूला अपने पास। बट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट टू डी है, बट जो एरिया है वो यहाँ पे ए बाई टू है। सो हम एरिया को ए बाई टू लिखेंगे, और हमारे पास डाइलेक्ट्रिक भी है, ये फॉर्मूला एयर मीडियम के लिए है, बट यहाँ पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक भी है। सो इस पार्ट का कितना आएगा, सो सी 4k इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू ओवर डी बाई के। तो ऐसा फॉर्मूला था हमारा जब तीन प्लेट्स फिल करते थे। सो T1 बाई के वन प्लस T2 बाई के टू प्लस T3 बाई के थ्री लिखते थे, जो थर्ड फॉर्मूला था अपना। पर यहाँ पे तो पूरे प्लेट में है, सो इसलिए मैंने डी बाई के लिख दिया। सो ये हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी इंटू के। अभी के क्या है हमारा 4, सो 4 का वैल्यू पुट कर देंगे। सो 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2d, 2 से कट गया, सो हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया। ये हमारे पास इतने पोर्शन का आ गया। अभी इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। सो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वही वाला। सो लगाते हैं। वहाँ पे हमने तीन डाइलेक्ट्रिक प्लेस किए थे, बट यहाँ पे दो है,
सो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है इस वाले का, A/2 है, सो A/2 T1 ओवर K1, सो D/2 ओवर 3 प्लस T2 ओवर K2, T2 ये वाला लेंथ ओवर ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो ये भी हमारे पास D/2 है ओवर 6। इसको सॉल्व करते हैं, सो एप्सिलॉन नॉट A ओवर 2 इंटू D/6 प्लस D/12, यहाँ से 2 को कट कर देंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, सो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D ओवर 3 प्लस D ओवर 6। सॉल्व करते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एलसीएम लेंगे, सो ये एप्सिलॉन नॉट A 2D/6 प्लस D/6, सो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A 6 ऊपर आ जाएगा 6 ओवर 3D, सो इसका भी हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया। ओके, सो हमारे पास इस पूरे का 2 एप्सिलॉन नॉट A/D आया, नेट कैपेसिटी इतने का 2 एप्सिलॉन नॉट A/D आया। अगर आप इन दोनों प्लेट्स को अच्छे से देखोगे, इसको अभी देखो हमारे पास नेट आ गया, सो इसको भूल जाओ, हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास कैपेसिटर है एंड यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है एंड यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। सो देखो इन दोनों का आप जब कंप्लीट में देखोगे, सो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB, इसके बीच में भी क्या है, VA माइनस VB। सो हम इनको पैरेलल में ट्रीट कर सकते हैं, मीन्स जस्ट समझने के लिए कि ये दोनों इंडिपेंडेंट कैपेसिटर प्लेट्स आपस में पैरेलल है, जस्ट समझने के लिए। सो पैरेलल में क्या करते थे हम, दो कैपेसिटर को रहते थे तो C1 प्लस C2, हम दोनों की कैपेसिटी को ऐड कर देते थे। सो यहाँ पे भी हम इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी को ऐड कर देंगे, सो हमारे पास जो C नेट आएगा वो रहेगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, जो कि हो जाएगा हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, C नेट, जो कि है हमारा ऑप्शन C। देखो क्या क्या, मैं फटाफट रिकैप देता हूँ। A/2 में ये वाला डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सो इसको अपन ने सॉल्व कर लिया, एप्सिलॉन नॉट A/2 ओवर D/K, सो उसका सीन अपने को 2 एप्सिलॉन नॉट A/D मिल गया। फिर हम इस वाले पे आए, हमने इस वाले को सॉल्व किया, एप्सिलॉन नॉट A/2 ओवर D/2 ओवर 3 प्लस D/2 ओवर 6 को सॉल्व किया हमने, उसका हमें 2 एप्सिलॉन नॉट A/D मिल गया उसका भी। अब ये दोनों प्लेट्स को अगर हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये पूरी इतनी एक प्लेट और ये पूरी इतनी एक प्लेट, सो इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वाला, वो दोनों में सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो कंसिडर इट एज अ पैरेलल, तो पैरेलल में हम कैपेसिटीज को ऐड कर देते थे। सो हमने दोनों की कैपेसिटी जो हमारे पास आई डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद उसको ऐड कर दिया, सो नेट कैपेसिटी हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट A/D आ गई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है 2024 का या फिर 2025 का। So let's move on to the next question. In a parallel plate capacitor with air between the plates, the distance d between the plates is changed and the space is filled with dielectric constant 8. The capacity of the capacitor is increased 16 times. The distance between the plates is, देखो क्या है, अपने पास एक एयर कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस d है, प्लेट का एरिया a है, इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अभी हमने क्या किया, इसके डिस्टेंस को कुछ एक x कर दिया और प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया। प्लेट का एरिया अब भी अपने पास A ही है। अभी हमको क्या पूछा है, ये करने पे इसका जो कैपेसिटेंस C है
वो 16 टाइम्स बढ़ गया, मीन्स 16c हो गया। सो x कितना होगा, x कितना होगा? सो हमने लिखा c इज इक्वल्स टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट a ओवर d है अपने पास x। ये किसके बराबर है? 16 टाइम्स इसके, तो इसको इक्वेट कर दिया अपन, 16 एप्सिलॉन नॉट a ओवर d के। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, a से a कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2x इज इक्वल्स टू d। सो x आ गया अपना d ओवर 2, मीन्स अपना न्यू डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा d बाई 2 विच इज ऑप्शन सी। कुछ नहीं किया, एयर कैपेसिटर है, प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस d है, प्लेट का एरिया a, इसका कैपेसिटेंस लिख दिया जो कि आ गया एप्सिलॉन नॉट a ओवर d। हमने फिर क्या किया कि प्लेट्स का डिस्टेंस d था, उसको किसी x पे चेंज कर दिया और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 का फिल कर दिया। फिर अपन ने इसका कैपेसिटी लिखा जो कि आ गया अपने पास 8 एप्सिलॉन नॉट a ओवर x, इसका बीच का डिस्टेंस x है और अपने को x ही निकालना है। ये किसके बराबर था? 16 टाइम्स द ओल्ड कैपेसिटी, 16 टाइम्स दिस। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, कट कर गया, 2x इज इक्वल टू d आ गया अपने पास और x इज इक्वल टू d बाई 2 आ गया। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने दो चीज बाकी थे वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि व्हाट इज कैपेसिटर। सो उसमें हमने देखा था कैपेसिटर जो है हमें चार्ज और एनर्जी स्टोर करने के लिए एक यूज होने वाला डिवाइस है। सो चार्ज के बारे में तो हमने काफी कुछ चीजें पढ़ी, बट हमने अभी तक एनर्जी वाले टॉपिक को टच नहीं किया। सो एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर करता है खुद में। सो कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? तो कैपेसिटर अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है। और वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है? सो उसका फॉर्मूला है U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वेयर, मीन्स इतनी एनर्जी कैपेसिटर अपने प्लेट्स के बीच में स्टोर करता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, मीन्स वो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। सो ये उसका फॉर्मूला है, अपने को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। इसके डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है अपने स्टेट बोर्ड की। सीईटी के लिए उसका डेरिवेशन यूजफुल नहीं है, सो मैं यहाँ पे उसके नहीं लूंगा, फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल है। अब देखो हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला है, सो हम इसको दो तीन तरीके से और लिख सकते हैं। सपोज कि हमने c को लिख दिया कि हम q इज इक्वल्स टू सी वी से q बाई वी, c को हमने q बाई वी लिख दिया, v स्क्वायर पहले से था, तो इसको हम हाफ क्यू वी करके भी लिख सकते हैं। u को हाफ सी वी स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, हाफ क्यू वी से भी लिख सकते हैं। सपोज हमने q इज इक्वल्स टू सी वी से v को q ओवर c लिख दिया, जो कि हम लिख सकते हैं। सो u इज इक्वल्स टू हाफ c इंटू वी की जगह आ जाएगा q स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर, c से c कट गया, सो हम u को हाफ q स्क्वेयर ओवर c ऐसा भी लिख सकते हैं। सो यहां से हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू हाफ c इंटू वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू q स्क्वेयर ओवर c हाफ q इंटू वी। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो, ये हमें काफी यूज आता है इस चैप्टर में। सो ये हो गई एक चीज। अब एक और चीज यूज करते हैं हम, या फिर एक और फॉर्मूला है अपने पास और एक और कॉन्सेप्ट है। देखो अपने पास अभी एक और कंसेप्ट है जो कि है एनर्जी डेंसिटी। हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी बोलते हैं। सो उसे कैसे कर सकते हैं? सिंपल, देखो डेंसिटी में हम क्या करते हैं,
किसी भी क्वांटिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। हमें जिसकी डेंसिटी किसी चीज़ की निकालनी होती थी, सपोज कोई मास की, तो हमने क्या किया, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया मास की डेंसिटी निकालने के लिए। वैसे अभी हमें एनर्जी की डेंसिटी निकालनी है, सो हम क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी में एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। भाई वॉल्यूम किसका, देखो हमारे पास कैपेसिटर प्लेट्स है, सो इनके बीच में का वॉल्यूम, डिस्टेंस है हमारे पास d एंड प्लेट का एरिया है a, सो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा एरिया इंटू डिस्टेंस। सो कैलकुलेट किया, सपोज मैंने एनर्जी को हाफ सी वी स्क्वायर कंसिडर किया और वॉल्यूम को a इंटू डी कंसिडर किया। जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, अभी c को हम लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d इंटू एरिया डिस्टेंस इंटू वी स्क्वायर, एरिया से एरिया कट जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर ओवर डी। ओके, अभी हम v को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो वोल्टेज होता है वो E इंटू डी होता है, वोल्टेज दोनों प्लेट्स के बीच का। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हुई है वो, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सो हमने v इज इक्वल्स टू ई डी लिख दिया। सो यहाँ से हमारे पास आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, वोल्टेज की जगह E इंटू डी होल का स्क्वायर ओवर डी। देखो यहाँ पे ये d नीचे आएगा तो हमारे पास d स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैंने रह गया था। यहाँ पे जो d है और ये d नीचे आ गया, d स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ पे d स्क्वायर, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सपोज किसी केस में ये हमने एयर कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट किया, अगर किसी केस में उसने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर फिल कर दिया, तो सिंपली हम इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि सिंपल प्रूफ करने के लिए c को जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस करते थे तो हम c को k से लिख देते थे, तो यहाँ पे k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ गया हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। सो ये दो चीजें बची थी अपनी, वो भी अपन ने भी कंप्लीट कर ली। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। A parallel plate capacitor having plate area A and separation D is charged to a potential difference V. The charging battery is disconnected and the plates are pulled apart to 4 times the initial distance. The work required to increase the distance between the plates is. देखो सबसे पहले वर्क देख के बहुत लोग डर जाएंगे कि इसमें यार वर्क कहाँ से आ गया। तो वर्क कुछ भी नहीं होता है। वर्क क्या होता है, हमने वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट ईयर, कि वर्क होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। वर्क को हम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी लिख सकते हैं। सो वर्क हमारा हो जाएगा डेल्टा यू, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सो वर्क का तो ये हो गया। अब देखो अपने को क्या दिया है, एक कैपेसिटर दिया है जिसका प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस d है, जिसकी प्लेट का एरिया a है। हमने क्या किया, इसको बैटरी लगा के एक पोटेंशियल डिफरेंस v तक के चार्ज कर लिया। फिर जब ये कैपेसिटर की प्लेट्स आपस में पोटेंशियल डिफरेंस d पे आ गई, हमने क्या किया, बैटरी को हटा दिया।
सो अभी हमारे पास क्या है, ये दोनों प्लेट्स चार्ज्ड है और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ये हो गई इनिशियल कंडीशन। इसके बाद हमने क्या किया, प्लेट्स को पुल किया और प्लेट्स का जो बीच का डिस्टेंस है उसे 4 टाइम्स कर दिया, मीन्स 4D कर दिया। सो अभी हमने क्या किया, ऐसा किया और इनके बीच का डिस्टेंस 4D कर दिया। प्लेट का एरिया A, बीच का डिस्टेंस D। अपने को वर्क डन निकालना है। सो हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे। फाइनल वाली एनर्जी माइनस इनिशियल वाली एनर्जी। देखो इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने क्या किया, यहाँ पे इनिशियल केस में कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। प्लेट्स को चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब कि अभी इस कैपेसिटर में जो चार्ज Q है वो कांस्टेंट रहेगा। जो चार्ज हमारा Q है वो कांस्टेंट रहेगा। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। देखो इसका थंब रूल ये इन प्रॉब्लम्स का कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि हमने प्लेट्स को चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। सो चार्ज विल बी कांस्टेंट। अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू CV। चार्ज तो कांस्टेंट है। सो अभी हमने इस केस में क्या किया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। तो हमें पता है C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। हमने इसमें डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया, तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। देखो इनिशियल कैपेसिटेंस ये था, अब हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन नॉट A ओवर 4D कर दिया। सो कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ये हमारा इनिशियल केस में था। अब फाइनल में क्या हो गया, Q फाइनल Q इनिशियल, हमारा कैपेसिटेंस 4 टाइम डिक्रीज हो गया। बट चार्ज वही है, इनिशियल में भी वही चार्ज था, फाइनल में भी वही चार्ज है। सो इसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 4V हो जाएगा। जो वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 4V हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा और इनिशियल फाइनल कंडीशन हमारे पास आ जाएंगी। इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि चार्ज कांस्टेंट रहता है। बस यही थंब रूल हमें याद करना है, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो देखो U फाइनल क्या है हमारे पास, हाफ Q स्क्वेयर ओवर C फाइनल माइनस हाफ Q स्क्वेयर ओवर C इनिशियल। Q फाइनल Q इनिशियल, हमें तो पता है कि Q जो है कांस्टेंट है, सो Q फाइनल और Q इनिशियल सेम रहेगा। सो हम क्या करेंगे, 1/2 को और Q फाइनल को कॉमन निकाल लेंगे। सो Q स्क्वेयर दोनों सेम है, सो Q को कॉमन निकाल लिया, 2 ओवर C फाइनल माइनस 1 ओवर C इनिशियल। अभी C फाइनल क्या था, Q स्क्वेयर ओवर 2, C फाइनल वॉज ओवर एप्सिलॉन नॉट A ओवर 4D को ऊपर ले जाएंगे। सो ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस जो था प्लेट्स के बीच का उसको 4 टाइम्स कर दिया था। सो फाइनल कैपेसिटेंस हमारा ये था, इनिशियल कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, उसको ऐसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, Q स्क्वायर ओवर 2 इंटू 3D ओवर एप्सिलॉन नॉट A। भी हमारा आंसर आ गया। बट यहाँ पे आंसर वोल्टेज के टर्म्स में दिया है। सिंपल, हम Q को CV स्क्वायर लिख के वोल्टेज का टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो हमने Q इज इक्वल टू CV कर दिया, हमने इनिशियल स्टेज को कंसिडर किया। सो C इनिशियल V इनिशियल का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू 3D ओवर एप्सिलॉन नॉट A। C इनिशियल क्या है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, और V इनिशियल हमको क्वेश्चन में ही V दे रखा था, सो हम उसको पुट कर देंगे। सो पुट किया, एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर
डी स्क्वेयर ओवर 2 इंटू वी स्क्वेयर इंटू 3d ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। डी स्क्वेयर से डी कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3/2। ये 3, ये 2, ये डी यहाँ पे से एप्सिलॉन नॉट ए नॉट इंटू वी स्क्वेयर। सो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, जो कि है हमारा डी। सपोज कि अभी किसी को हमने क्यू इनिशियल कंसिडर करके सॉल्व किया था, क्योंकि हमें पता है कि क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल सेम है। अभी कोई ऐसा बोले कि नहीं यार भाई, मेरे को तो क्यू फाइनल कंसिडर करके ही सॉल्व करना है, तो देखो सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं है। क्यू फाइनल क्या हो जाएगा अपना, सी फाइनल ओवर वी फाइनल। सी फाइनल था अपना एप्सिलॉन नॉट ए ओवर 4d, क्योंकि हमने प्लेट्स का डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दिया था, और वी फाइनल हमने 4v निकाला था, तो 4 से 4 काट के वही आंसर आएगा। देखो ये ना इंपॉर्टेंट टाइप है, मीन्स इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं। सो कॉन्सेप्ट को समझो। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि क्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने बैटरी कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर दी। सो जो भी चार्जिंग हुई थी वो चार्जिंग हो गई, और उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। सो यही मेन कॉन्सेप्ट था कि क्यू कांस्टेंट रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी इज। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करे हुए हैं। सो कॉन्सेप्ट सिमिलर सही है। देखो ये तीनों तो क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि तीनों पैरेलल में है, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो ये तो गया एक चीज। अगर इसको ध्यान से देखे तो ये तीनों भी पैरेलल में दिखेंगे। कैसे? सपोज इस पॉइंट पे पोटेंशियल Vx है, सो इसकी एक प्लेट के अक्रॉस Vx हो गया, एंड सपोज यहाँ पे हमने एक Vy कंसीडर किया, सो इसकी वाली प्लेट के अक्रॉस इस प्लेट के अक्रॉस Vy हो गया, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, Vx माइनस Vy। अभी इस प्लेट पे देखा, इस प्लेट के अक्रॉस इस वाली प्लेट पे Vi, इस पे Vx, सो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस Vy माइनस Vx हो जाएगा। यहाँ पे देखा, सो यहाँ पे Vx एंड यहाँ पे इसके थ्रू Vy, सो इधर भी Vx माइनस Vy हो जाएगा। तीनों का जो मॉड्यूलस है वो सेम है, मीन्स ये तीनों भी आपस में पैरेलल में है। सो इसे हम रीड्रॉ कर लेंगे सर्किट को। पहले तो C एंड C, ये तीनों कैपेसिटर को लिख लिया। अभी ये तीनों भी पैरेलल में आपस में, सो सेम अरेंजमेंट आ जाएगी, C एंड C, ऐसी अपने पास अरेंजमेंट आ गई। सो देखो ऐसी दो अरेंजमेंट आ गई, ये तीनों आपस में पैरेलल है और ये तीनों आपस में पैरेलल है। ये पॉइंट ए और ये अपना पॉइंट बी। देखो पैरेलल में सी नेट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। सो इसका सी नेट 3C आ जाएगा और इसका भी 3C आ जाएगा। सो इसको हमने ऐसा लिख लिया 3C A B। अभी दोनों सीरीज में आ गए। सीरीज में हमें पता है जब दो कैपेसिटेंस सेम कैपेसिटी के सीरीज में होते हैं, सो हम उसको n/2 कर देते हैं। सो यहाँ पे 3C एंड 3C, सो 3C/2 will be our net capacity. The correct option is option A. This is to the MST CET 2023 previous year question. सो देखो अपन ने लगभग सब कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं और उस पर अच्छे खासे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं अपन। अभी आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चंस को
अच्छे से समझ लेना है और जो जो फॉर्मूले हमने यूज़ किए उन्हें एक फार्मूला नोट में लिख के याद कर लेना है अच्छे से। और आपको खुद से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ट्राई करने हैं प्रीवियस ईयर के। मैंने सब ट्राई किया कि आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस करवा दूँ, बट वन शॉट है तो बट ऐसे वन शॉट है तो टाइम लिमिट भी है अपने पास, तो फिर थोड़े से क्वेश्चंस आप भी खुद से प्रैक्टिस करके देखो। देखो अभी ये एक लास्ट फॉर्मूला है, ऐसे इस पे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, सो भी कंप्लीट करने के लिए लिखा देता हूँ मैं स्पेरिकल कैपेसिटर का, जिसमें एक स्पेरिकल कंडक्टिंग प्लेट ए रेडियस की प्लेस्ड होती है सेंटर में, उसके पैरेलल में एक और स्पेरिकल प्लेट बी रेडियस की प्लेस है। इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, बाहर वाली प्लेट को हमने ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ पे इंडक्शन से माइनस क्यू आ गया। ये इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ये हो गई एक बात। अब देखो अपना अर्थ है, ये भी एक कंडक्टर है, आपने पढ़ा होगा अर्थ अपने आप में एक कंडक्टर है। सो इसका भी कैपेसिटी कभी निकालने के लिए बोला, इस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं कि अर्थ का कैपेसिटी कैसे निकाले। देखो अर्थ एक कंडक्टर है, मीन्स अर्थ के बाहर वाले पोर्शन पे एक चार्ज होगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर के अगर उसकी सरफेस पे चार्ज है तो हम उसके पोटेंशियल को V इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर ऐसे लिख सकते हैं, वेर के इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो V इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R, where Q is charge on the earth and R is the radius of the earth। अभी हमारे पास C क्या होता है? C हमारे पास होता है Q over V, Q over V। सो अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को इधर ले गए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल्स टू Q over V आ गया हमारे पास। Q over V is C। सो कैपेसिटी ऑफ अर्थ हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गई अर्थ की कैपेसिटी, ये 711 माइक्रो फैरेड इतनी होती है। देखो अभी आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है, अर्थ का वॉल्यूम दे दिया, एरिया दे दिया और ऐसे कुछ मिक्स करके इस पे क्वेश्चन पूछता है, सो आप उसे पुट करके इजीली कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।